अभी क्लियर है ना सबको, दिख रहा है ना? अभी तक का क्लियर है ना? हाँ यस सर। चलो रिकॉर्डिंग पे रहेगा, मुझे लगा रिकॉर्डिंग पे डाला हुआ है। ओके थैंक यू। तो यहां तक पहले नोट करिए, फिर इसकी बात करेंगे। टाउ छूट गया था, टाउ को रख लो। टाउ इज ऑल्सो ए फैक्टर। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। इसकी बात अभी बाद में करेंगे। तो हमने क्या जाना कि जिस कंडक्टर के पास नंबर ऑफ फ्री यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होगा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, है ना? सेम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। टाउ तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर की बात बाद में करेंगे। चलिए, तो टाउ जो है रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या था? रिलैक्सेशन टाइम। इसको लिख लो टाउ। ये मैं लास्ट क्लास में लिखा चुका हूं, लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आई हैव सेंड द लेक्चर। है ना? प्लीज नोट इट डाउन। हो गया सबका? नो सर, एक मिनट समझ लिया। जल्दी से नोट करिए, स्पीड में करिए नोट। ये तो ऑब्वियस रिजल्ट है, क्योंकि सिग्मा एंड रो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, सो रो विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। अब हम देखेंगे यहां पर बेटा हमारा रेसिस्टेंस क्या था। इसको नोट कर लिया? जल्दी से नोट करो, हम रेसिस्टेंस की बात करेंगे। आर रेसिस्टेंस क्या टाइप किया था, ये नोट कर चुके हैं? यस सर। दिस इज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस रो, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया। अब देखिए यहां हम जानते हैं V इक्वल टू आई आर, तो आप लोग को कॉमन ऐसा एग्जांपल है, ये तो आपको पता। अच्छा, J इक्वल टू सिग्मा ई। J इक्वल टू सिग्मा ई को अगर वेक्टर रखेंगे, J इक्वल टू सिग्मा इनटू ई, तो J इक्वल टू सिग्मा ई, J वेक्टर, दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, इसको नोट कर लो, 12th वालों को। ओम्स लॉ है ना, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, इसको नोट, ये काम आएगा आपको, समझे? वाला आया था ना, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं यहां से ये कैसे आया था। जे क्या होता है? जे क्या होता है? आई अपॉन ए होता है, करंट अपॉन एरिया। यस सर। यस सर। हाँ, सिग्मा को चलो सिग्मा ही रहने दो। ई को क्या लिख सकते हैं? ई इक्वल टू वी बाई डी लिख सकते हैं, या वी बाई एल। लेंथ ऑफ कंडक्टर एल है, हमने Yes, लिया sir. था ना। लेंथ ऑफ कंडक्टर एल, याद करो। ये एरिया हो गया ए, और लेंथ कंडक्टर इज एल, और इस कंडक्टर का रेसिस्टेंस आर है। तो हमने क्या लिखा था? अगर मैं यहां पे वैल्यू पुट कर, तो जे को रख दूं आई बाई ए, और सिग्मा इंटू वी बाई एल, है ना? तो यहां से क्या हो जाएगा? देखो यहां से आप डायरेक्ट ओम्स लॉ लिख सकते हैं, है ना? यहां से आपका V हो जाएगा, V क्या हो जाएगा? V आपका हो जाएगा I इंटू एल बाई सिग्मा ए, और 1 बाई सिग्मा क्या होता है? रो होता है ना, तो I इंटू रो एल बाई ए, और रो एल बाई ए को ही आप क्या कहते थे? रेसिस्टेंस। तो V इक्वल टू आई आर आ गया ना, V इक्वल टू आई आर। यस सर। बोलो, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू 1 बाई सिग्मा इक्वल टू रो, एंड रेसिस्टेंस आपको पता नहीं है, रो एल बाई ए को रेसिस्टेंस कहा जाता है, इसी को रेसिस्टेंस नाम दिया गया है। दिस टर्म रो एल बाई ए या एल बाई सिग्मा ए इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। सो रो एल बाई ए और सिग्मा ए इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, इसी को रेसिस्टेंस नाम दिया है। कहां से आया ये नहीं, यहां देखो, यहां जो एल बाई सिग्मा ए या रो एल बाई ए टर्म है, इसी टर्म रेसिस्टेंस नाम दिया गया है, और उसी को आर लिखते हैं। इज कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ये बात सबको क्लियर है? बोलिए सुजल, इज दिस क्लियर? बताओ बेटा। यस सर।
है ना। तो आप लोग डायरेक्ट 10th में ये v इक्वल टू आई आर, अब देखो ये पूरा डेरिवेशन हो करके आता है ना। डेरिवेशन आपको अगर समझ में आया तो अच्छी बात, ना समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, हम लोग आगे पढ़ेंगे 12th में, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है ना, क्योंकि उसका यूज नहीं है आपको। हमें अब काम, यहां से काम हमें करना है। 12th वालों को ये समझना जरूरी है, बिकॉज दिस डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट विल बी आस्क्ड इन बोर्ड एज वेल एज कॉम्पिटिशन, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। हाँ, स्कूल वाले में ऐसा पढ़ाया ही नहीं हम लोग को। नहीं पढ़ाया तो मैंने क्या स्कूल लिए बेटा कि स्कूल क्या पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, है ना। स्कूल तो छोड़ो, बड़े बड़े कोचिंग में लोग इसको डिटेल डिस्कस नहीं करते हैं, डरते हैं रिलैक्सेशन टाइम डिस्कस करने में, है ना। डिटेल में डिस्कशन नहीं होता है, एक्सप्लेन नहीं करते होता है डिटेल में। जब तक ऐसा नहीं कि कोई नहीं करता है, जो अच्छे टीचर वही करते हैं, है ना बेटा। तो देयर इज सम प्रॉब्लम, डोंट वरी, आई विल गाइड यू, है ना। चलो इसको नोट कर लो। अभी आप देखोगे टेम्परेचर डिपेंडेंसी जो है उसको कैसे मैं एक्सप्लेन करता हूं, आप सबको क्लियर हो जाएगा जल्दी से। यहां तक नोट कर लिया? Yes, sir. हाँ, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, याद रखिएगा। यहां तक हो गया मेरा बेटा? यस सर। चलो मैं रब कर रहा हाँ हूं। सर। अब मैं सर इस फॉर्मूला को यूज याद रखने करूंगा। से चलेगा ना हाँ जी, सर? वो v इक्वल टू आई आर याद रखने से चलेगा ना सर? डेरिवेशन ये भी याद होना, समझ में। याद होना चाहिए आपको। क्या डेरिवेशन? नहीं यार, फॉर्मूला। अच्छा, हाँ 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 फॉर्मूला और इसका मीनिंग, ये सब जो मैंने समझाया है कि ये प्रोपोर्शनल कंडक्टर पे हाँ, डिपेंड वो सब करेगा। समझ आ गया। हाँ बस बस, अब सब कुछ पता होना चाहिए। J इक्वल टू सिग्मा, ये आपका काम का नहीं है। अब आओ देखो, रेसिस्टेंस तो ये आप समझ गए कि रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, है ना। रो हो गया आपका 1 बाई सिग्मा कह सकते हो, तो एल बाई सिग्मा ए, वो तरीका। तो एक ही याद रहेगा तो चलेगा, रो एल बाई ए याद है, रो इक्वल टू 1 बाई सिग्मा, तो वही जाएगा, है ना। ये रो क्या होता है? रो अभी बताया ना, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस लिखा है ना, उसका नाम है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। वो हर कंडक्टर, हर वो मतलब कंडक्टर का अलग होगा ना जो भी। हाँ, हर कंडक्टर का अलग होगा। देखो अभी हमने लिखा था ना, सिग्मा क्या आया था हमारे पास, सिग्मा आ गया था ई स्क्वायर टाउ बाई क्या क्या आ गया था, एन ई स्क्वायर टाउ बाई 2l। ये आ गया था ना। तो रो इसका उल्टा हो जाएगा, तो रो हो जाएगा 1 बाई सिग्मा। अभी इसी पे डिस्कशन करेंगे। चलो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा रहने देते हैं। सो 2m बाई एन ई स्क्वायर टाउ, तो एक समझ जाओगे तो दूसरा भी समझ जाओगे, रेसिप्रोकल है, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, रेसिप्रोकल है। अब ये देखो, E और M तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, क्योंकि E हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड और M हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। N क्या हो गया, N कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, बोलो। N कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यस सर। यानी कि N कंडक्टर टू कंडक्टर वेरी करेगा, यानी कि सिग्मा और रो कंडक्टर टू कंडक्टर अलग अलग होंगे और अलग अलग टेम्परेचर पे भी अलग अलग होंगे, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम टाउ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। लेकिन फॉर अ गिवन टेम्परेचर अगर हम सेम पे देखें तो हम एक पार्टिकुलर कंडक्टर में दो अलग अलग कंडक्टर, मेरी बात समझो पहले, दो कंडक्टर को कंपेयर करना है टेम्परेचर पे करो, और एक कंडक्टर को कंपेयर करना है तो टेम्परेचर पे करना होता है ना, समझे? बोलो, एक कंडक्टर को कंपेयर करना है तो अलग होगा। जैसे मान लीजिए दो बच्चे ने दो अलग अलग स्टूडेंट ने कैसा परफॉर्म किया, तो सेम टेस्ट में देखेंगे ना, बोलो, सेम टेस्ट में देखेंगे ना। लेकिन Yes, एक ही बच्चे ने अलग अलग टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया है, आज कैसा किया कल कैसा किया, तो सेम टेस्ट में थोड़ी देखेंगे। एक टेस्ट में तो एक परफॉर्मेंस होगा ना, जब अलग अलग टेस्ट में देखेंगे। एक ही बच्चे का परफॉर्मेंस का चेंजिंग देखना है तो अगर एक ही कंडक्टर का देखना है तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन तो कंडक्टर में फिक्स हो गया। अगर कोई एक पार्टिकुलर कंडक्टर, मान लो मैंने कॉपर ले लिया, तो कॉपर में जितने भी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होने वो तो होंगे,
अब क्या होगा, उनके बीच का कॉलिजन डिपेंड करेगा रिलैक्सेशन टाइम पे, और रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर clear? पे इनवर्सली हाँ। प्रोपोर्शनल। हाँ वो बाद में बात करते हैं, हाँ इनवर्सली होगा, बिल्कुल सही बात है ना, वो चीज है। पावर क्या होगा उससे मतलब नहीं है अभी फिलहाल। चलो यहां तक समझ गया। अब हम जानेंगे कि ये जो सिग्मा या रो है, वो इज रेसिस्टिविटी एंड सिग्मा इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऐसे भी कहते हैं, एक ही चीज है ना। तो वो डिपेंड करता है, हाँ बोलो तो सिग्मा और रो सेम है? बेटा, कैसे सेम है, कैसे सेम है, रेसिप्रोकल एक दूसरे का, बोलो बेटा। y इक्वल टू 1/x, तो क्या y और x सेम होगा, नो बोलो। सर। y इक्वल टू 1/x, तो y और x सेम होगा, नो सर। रेसिप्रोकल है ना। तो Yes, यानी sir. कि एक ज्यादा होगा तो दूसरा कम होगा, अच्छा, ठीक है बोलो। ये हाँ, बात सर, गया समझ आ गया। दिमाग में, यस सर। तो ध्यान दो ना इसको मेरे बच्चे, ध्यान दो इसको। मैंने कहा लिखा, अगर रो दोनों सेम रहता तो 1/सिग्मा कैसे लिखते, अगर सेम होगा तो क्या लिखेंगे, सेम होगा तो रो इक्वल टू सिग्मा लिखेंगे ना, फिर दो अलग लिखेंगे, बोलो। अगर सेम होगा तो दो अलग अलग नाम क्यों देंगे, बताइए, देंगे। नो सर। कंडक्टिविटी का क्या मतलब हुआ, बोलो। कंडक्टिविटी का क्या मतलब हुआ, कितना अच्छा कंडक्ट करता है, कंडक्ट मतलब कितना अच्छा करंट, इलेक्ट्रिसिटी करंट कंडक्ट करता है ना, कितना अच्छा कंडक्टर ऑफ करंट है। रेसिस्टिविटी का मतलब कितना अच्छा रेसिस्टर ऑफ करंट है, दोनों का अलग मतलब है ना। यानी हाँ। कंडक्टिविटी जिसकी ज्यादा होगी वो है ना, ज्यादा फ्लो करंट का, सेम वोल्टेज के लिए, है ना। लेकिन जिसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी उसमें सेम वोल्टेज के लिए करंट कम होगा, रेसिस्टेंस ज्यादा है। ये बात समझे, बोलिए। यस सर। ठीक है, देखो बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, है ना। आइए अब हम जानते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस, याद रखना है और समझ लेना है। देखो केवीपी वगैरह में पूछेगा तो डायरेक्ट पूछेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, घटाने से क्या होगा, डायरेक्ट पूछेगा, ठीक है। लेकिन आप रीजन जानेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा होगा, फटाफट बना पाओगे क्वेश्चन, ठीक है बेटा। देखो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। अच्छा, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंडक्टिविटी के इनवर्सली है ना। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, दिख रहा है बेटा, बोलो। यस सर। यानी कि रेसिस्टिविटी बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, समझे। यस सर। रेसिस्टिविटी बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। हम रेसिस्टिविटी को क्या कह सकते, रेसिस्टेंस है ना इनटू एरिया अपॉन लेंथ, है ना, वो चीज है। अभी हम लोग आएंगे उन सब, पहले समझिए इसको। तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेसिस्टिविटी, यानी कि व्हेन रेसिस्टिविटी इंक्रीजेज, व्हेन रो इंक्रीजेज, देन रेसिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेज। इज दैट क्लियर, बोलो। यस सर। एंड वाइस वर्सा। And vice versa, when rho decreases, then resistance also decreases। और कंडक्टिविटी उल्टा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस घटेगा, है ना, दोनों उल्टा है ना। चलो ये चीज है। अब हम बात करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। तो मेरे बच्चे आपने क्या जाना कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, बोलो, बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। घटेगा घटेगा सर। घटेगा, हाँ इनवर्सली है। बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। सुनो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप में बैठ जाए, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बढ़ाऊंगा, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा
तो टेम्परेचर का मतलब बेसिकली क्या हुआ, मैंने बताया ना, माइक्रोस्कोपिक लेवल मतलब हुआ काइनेटिक एनर्जी। ऑफ द पार्टिकल्स, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनके काइनेटिक एनर्जी की बात कर रही है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है पहले धीरे धीरे चल रहा था, वाइब्रेट कर रहा था, कम वाइब्रेट कर रहा था, तो उनके बीच में कॉलिजन भी कभी कभी होता होगा, कभी कभी कोलाइड करता होगा। लेकिन जब बहुत तेजी से वाइब्रेट करेगा तो कॉलिजन भी तो ज्यादा होगा, यस सर। नहीं होगा, जल्दी जल्दी कॉलिजन होगा, है ना। आप ऐसे सोचो, एक भीड़ है, भीड़ में लोग धीरे जा रहे हैं, है ना, तो धीरे धीरे जा रहे हैं, तो एक दूसरे से टकराएंगे कम, थोड़ा तेजी तेजी चलने लगे, तेज कदम से चलने लगे, टकराने की संभावना ज्यादा है। लेकिन अगर किसी ने भीड़ में चिल्ला दिया बम फटा बम फटा बम फटा या बम रखा है, तो क्या होगा, लोग भागना शुरू करेंगे, सिर्फ भागना शुरू करेंगे, सब एक दूसरे से टकराने लगेंगे। और जल्दी जल्दी टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे, बोलो। यस यस सर। मीन्स कि जब भागेंगे, मीन्स अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो भीड़ में कॉलिजन ज्यादा होगा, भीड़ में कॉलिजन ज्यादा होगा। याद रखो, जहां भीड़ नहीं है वहां नहीं। मान लो एक आदमी बैठा है कहीं पे और एक आदमी 100 मीटर की दूरी पे बैठा है और कोई फटा बम फटा दो, तो थोड़ी दोनों टकराएंगे, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे, टकराएंगे दोनों, नहीं सर, नो सर। टकराएंगे। क्राउडेड प्लेस में होगा। कंडक्टर में भीड़ ज्यादा है कि नहीं है, बताओ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है कि नहीं यस कंडक्टर, सर, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। है ना। तो कंडक्टर्स में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यहां पे मैंने ये नहीं कहा कि कंडक्टर, ये फॉर्मूला हर एक के लिए ट्रू है, चाहे कंडक्टर हो या रेसिस्टर हो या इंसुलेटर हो, है ना, या फिर सेमी कंडक्टर, सब जगह ये फॉर्मूला ट्रू है। लेकिन कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो जब बहुत ज्यादा होते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से भीड़ ज्यादा होने के कारण नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ जाएगा, है ना, बोलो, नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ेगा। और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे। पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो सही है, ठीक है, बढ़ेंगे, लेकिन क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से और इसके बढ़ने से, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या होगा कि रेसिस्टेंस घटेगा, है ना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से ये क्या होगा, टाउ टाउ घट जाएगा, घटेगा। तो घट जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे रेस है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ता है कि टाउ ज्यादा घटता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ की डिक्रीज ज्यादा होती है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कम बढ़ता है ना। तो चूंकि टाउ में सिग्निफिकेंट चेंज होता है, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन उतना नहीं बढ़ेगा, लेकिन कॉलिजन जल्दी जल्दी होने के कारण कॉलिजन के बीच का जो टाइम है वो घट जाएगा, काफी घट जाएगा। तो कॉलिजन के बीच का टाइम ज्यादा घटने के कारण क्या होता है, जब कॉलिजन के बीच का टाइम ज्यादा अमाउंट में घट जाता है, तो उससे क्या होता है बताओ, उससे क्या होगा कि रिलैक्सेशन टाइम काफी कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम घटने से डिनोमिनेटर घट जाएगा और ये क्या होगा, रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी और रेसिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये बात क्लियर हुआ कि टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ेगा, बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। क्लियर हो क्या, बताइए अर्पित, यस सर, क्लियर है। सुजल, यस सर, क्लियर है। आयुष, यस सर, क्लियर है। ओके, अंशु, अंशु बेटा, चलिए ध्यान दीजिए। तो यहां पर इट मीन्स कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेसिस्टेंस इंक्रीजेस, है ना, एंड द रीजन इज दैट द रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। एक चीज और पूछता है क्वेश्चन, याद रखो 12th वालों से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 12th वालों से क्या पूछेगा, देखो, है ना, जब खुराक करना होता है ना तो उल्टी बात बोलते हैं लोग। तो यहाँ क्या करेगा, बोलेगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, बढ़ता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ने से तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी या रेसिस्टिविटी घटेगा। तो रेसिस्टिविटी बढ़ क्यों जाता है टेम्परेचर बढ़ाने, एक बात बताएगा, दूसरा नहीं बताएगा, तो दूसरा आप बोलेंगे कि ऑल्दो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन तो बढ़ा है, लेकिन जिस रेशियो में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ा है उससे ज्यादा अमाउंट में, उससे ज्यादा फैक्टर से रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है ना, उससे ज्यादा फैक्टर से रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है। सो द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन द रिलैक्सेशन टाइम इज मोर, decrease in the relaxation time is more than the effect of the number of free electron, and hence the resistivity increases on increase of temperature, and hence the resistance increases or increase on temperature. याद रहेगा, बोलो।
Yes, sir. है ना? So the effect of decrease of the relaxation time is more compared to the effect of increase in the number of free electron, as a result of which the resistivity increases on increase of temperature. यानी कि अब आप क्या जानेंगे कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, हाँ, जैसे ये नंबर ऑफ मोल टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ जाते हैं, ये वही है नंबर ऑफ मोल नहीं है मेरा बेटा, ये नंबर ऑफ मोल नहीं है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ, ये बढ़ जाते हैं तो ये वही हाँ। PV इक्वल टू nRT से बढ़ते हैं ना बेटा, अभी मैंने क्या बोला, ये नंबर ऑफ मोल नहीं है, ये अलग चीज है। पीवी इक्वल टू एनआरटी वो गैस के लिए, ये कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रॉन की बात है। यहाँ पे एन नंबर ऑफ मोल नहीं है, दिस इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, ये अलग चीज है, समझा? ये बढ़ते क्यों है टेम्परेचर बढ़ाने से? मेरा बढ़ेगा बेटा कैसे बढ़ेगा? अच्छा, नंबर ऑफ मोल कैसे बढ़ेगा ये बताओ। मोल बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने से? मान लो कि एक कंटेनर में मैंने 1 मोल लिया है गैस, 1 मोल गैस लिया है, अगर मैं टेम्परेचर केल्विन से 600 केल्विन कर दूं तो क्या 1 मोल से 2 मोल गैस हो जाएगा, ज्यादा ऑक्सीजन आ जाएगा? वॉल्यूम फिक्स कर दे तो बढ़ जाएगा। नहीं, कैसे बढ़ जाएगा? वॉल्यूम फिक्स कर देंगे तो नहीं बढ़ेगा, मोल कैसे बढ़ जाएगा ये बताओ, मोल कैसे बढ़ जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से? अब बोलो, अच्छा सोचो, फिर वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यहाँ पे मैंने 10 टू दी पावर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन रखा है, बताओ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन कहां से आ जाएगा? टेम्परेचर बढ़ाने से ऑक्सीजन बन जाएगा बेटा, यहाँ ऑक्सीजन कहां से आएगा? ये तो क्लोज्ड है ना, बोलो। वॉल्यूम बढ़ जाएगा इसका। वॉल्यूम नहीं भी बढ़ेगा, आपने बोला वॉल्यूम फिक्स कर दिया, चलो पीवी इक्वल टू एनआरटी जो है उसमें अगर मैंने वॉल्यूम फिक्स कर दिया, टेम्परेचर बढ़ाने से एन बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा, एन को कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा बेटा। एन तो तब ना बढ़ेगा जब हम उस कंटेनर में ज्यादा गैस देंगे या गैस बाहर निकालेंगे, है ना? Yes, sir. एन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एन क्यों बढ़ेगा? ऐसे वो पर यूनिट इलेक्ट्रॉन में फर्क आ जाता है, पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के। नहीं, हाँ नहीं, अलग चीज है, ये अलग चीज है। ये सुनो, एक बात बताओ, कॉपर में कितने इलेक्ट्रॉन है? कॉपर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 29 इलेक्ट्रॉन है ना? मान लो कि हर एक कॉपर से 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है ऑन एन एवरेज। टेम्परेचर बढ़ाने से हो गया कि मान लो 1.1 इलेक्ट्रॉन ऑन एन एवरेज फ्री हो गया है। मान लो कि 100 कॉपर मिलके 100 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, हो सकता है 100 कॉपर मिलके 101 इलेक्ट्रॉन दे, या 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री हो गया, समझा? तो इससे फ्री हो जाते हैं टेम्परेचर। हाँ, वहां पे क्या, टेम्परेचर बढ़ाने से कोई इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा और वो फ्री हो जाएगा। लेकिन यहाँ पीवी इक्वल टू एनआरटी में आपका ऑक्सीजन कहां से आ जाएगा? ऑक्सीजन थोड़ी आ जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से। इलेक्ट्रॉन तो कॉपर में मौजूद है ना कंडक्टर में। कंडक्टर के पास 2 तरह के इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, समझे? फ्री इलेक्ट्रॉन और बाउंड इलेक्ट्रॉन। आप ऐसे सोचो, आप एक स्कूल में पढ़ते हैं और स्कूल के टीचर मेरी तरह बड़े खरूस टीचर हैं, है ना? ऐसा मान लो, वैसे मैं खरूस नहीं हूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं ही ना एग्जांपल दूंगा। मान लो आप एक क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, क्लासरूम में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, और उसमें आपका टीचर में बड़ा खरूस, में डंडे से पिटाई करता हूं, तो बताओ आप लोग शरारत करोगे? नहीं करोगे। उसमें एक बच्चा है, वो क्या है ना, वो आपके शहर के डॉन का बच्चा है, मतलब वो कोई बहुत बड़ा गुंडा है, उसका बच्चा है, तो वो मुझे आके धमकाता है कि अगर आपने मुझे शरारत नहीं करने दिया तो मेरे पापा कल आपको गोली मार देंगे। तो मैं क्या करूं, बोलो? उसको बोलूंगा जा बेटा तू जितना शरारत करना है कर, यही ना बोलूंगा? जिंदगी प्यारी है ना, बोलो। Yes, sir. यस सर। हाँ भाई, बाकी बच्चे मेरे डर से बैठे हैं, अचानक से घंटी लगी, लंच का पीरियड हुआ, टन 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 टन, अब क्या होगा बोलो? सब बच्चे दौड़ के भागेंगे। सब बच्चे दौड़ के भागेंगे। उसमें एक डरपोक बच्चा, मैंने आंख दिखाया, वो डर से बैठ गया बेचारा, बाकी सब भाग गए। यानी कि घंटी जो था वो क्या था, इंक्रीज इन टेम्परेचर था, समझे? यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद थे, बच्चे क्लास में पहले से मौजूद थे, तब ना नंबर ऑफ फ्री बच्चे बढ़ गए, समझा मेरा बात? यस सर। तो वही चीज यहाँ है
कि आप पीवी इक्वल टू एनआरटी से कंपेयर कर रहे हैं। एन आने का मतलब ये थोड़ी है कि वहां पे एन वहां पे मोल हो गया, ये अलग चीज है, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है ना। अच्छा ये बताओ, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना, तो ये क्या नंबर ऑफ मोल हो जाएगा मैथ्स में? आप सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, बोलो, तो क्या एन नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे? तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक। बेटा एन तो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है ना। वहां पे पीवी इक्वल टू एनआरटी में आप नंबर ऑफ मोल रिप्रेजेंट करते थे, यहां पर आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम मटेरियल, है ना। अब वो गैस में होता था, और ये की बात है, ये आपका सॉलिड में हो सकता है या इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन में हो सकता है, इवन गैसेज में भी हो सकता है, कंडक्टर भी कर सकते हैं ना। गैस में क्या होगा? आयंस होंगे, है ना, आयंस हो सकते हैं, है ना बेटा, वो चीज है। तो डिफरेंस समझ में आया सुजल? बोलिए। यस सर, आ गया। है ना बेटा, तो ये अलग चीज है बच्चे, उसको नहीं है। हाँ, जैसे से हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो बाउंड इलेक्ट्रॉन, जो फ्री नहीं हो पाए हैं, जो फ्री नहीं हो पाए हैं, उन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा तो उसमें से कुछ और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, है ना। लेकिन ये बहुत आसान बात नहीं है, इसलिए टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन में ज्यादा चेंज नहीं आता है, लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो तेजी से मूव करने लगते हैं तो उनके बीच में कॉलिजन बढ़ जाता है। इसलिए रिलैक्सेशन टाइम, हर एक कॉलिजन के बीच का जो टाइम है वो घट जाता है, इसलिए रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है। रिलैक्सेशन टाइम के घटने से क्या होगा? रिलैक्सेशन टाइम के घटने से आपका डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा और रेसिस्टिविटी जाएगी, और रेसिस्टिविटी के बढ़ने से क्या होगा? रेसिस्टिविटी के बढ़ने से क्या होगा? रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। यानी कि इंक्रीज इन द टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेसिस्टिविटी और द रेसिस्टेंस ऑफ द, एंड एक्सपेरिमेंटली, अब सुनो एक्सपेरिमेंटली है, ये याद रखना है, एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट, ये लॉजिक सबको क्लियर है? मैं लेक्चर शेयर करूंगा, आप लोग लिख लेना, है ना। इतना लिखाने लगूंगा ना हर वर्ड तो फिर दिक्कत होगी, सिलेबस नहीं जल्दी कम, ठीक है। बस मैं शॉर्ट में लिखा देता हूं, एक लाइन में, है ना, नोट में लिख लो। द इंक्रीज इन टेम्परेचर, increase in temperature decreases the relaxation time, and since rho, that is resistivity, is inversely proportional to tau, रिलैक्सेशन टाइम क्या था? टाउ। तो इनवर्सली देयरफॉर हेंस रेसिस्टिविटी इंक्रीजेस। लिख लो बेटा, इस पॉइंट को लिख लो। resistivity, that is rho, increases, hence resistivity increases, that clear? लिख लो। and since resistance, that is R, is proportional to rho, therefore R also increases on increase of टेम्परेचर। उल्टा हो जाएगा, अगर हम टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या होगा? रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा, और रिलैक्सेशन टाइम बढ़ने से रेसिस्टिविटी घट जाएगा और इसलिए रेसिस्टेंस घट जाएगा। डिपेंडेंसी क्या है? ऐसा है कि R2 इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब यहाँ पे थीटा एंगल नहीं है, समझा सुजल? एंगल मत सोच लेना। थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टेम्परेचर। थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? टेम्परेचर। अल्फा क्या हो गया? अल्फा हो गया थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, है ना। अभी मैं समझाता हूं इसके बारे में, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको मैं समझा रहा हूं, देखो यहाँ पे पहले टेम्परेचर क्या था? इनिशियल टेम्परेचर वाज थीटा 1, फाइनल टेम्परेचर इज थीटा 2,
तो जब θ1 टेम्परेचर था तो रेसिस्टेंस था R1 कंडक्टर का। मान लो ये कंडक्टर है या कोई रेसिस्टर है, जो भी है, तो इसका रेसिस्टेंस पहले θ1 टेम्परेचर पे R1 था, θ1 टेम्परेचर पे इसका रेसिस्टेंस R1 था, और θ2 टेम्परेचर पे इसका रेसिस्टेंस है R2, है ना। वो चीज रो का भी यही होता है। रो में अगर देखेंगे एक्सप्रेशन, तो रो2 इक्वल टू रो1 इंटू 1 प्लस अल्फा, है ना, अल्फा θ2 माइनस θ1, दोनों लिख लो, है ना। और रो क्या हो जाता है, सॉरी आर क्या हो जाता है, आर हो जाता है रो एल बाई ए। तो अगर आप रो की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पे रो2 एल बाई ए क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, रो1 एल बाई ए क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। तो बस वहां से ही आ जाएगा। अगर आप एल बाई ए से मल्टीप्लाई कर दो, एल बाई ए दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो रेसिस्टेंस निकल तो जाएगा, आ जाएगा, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये एक्सपेरिमेंटल है, इसको आप एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट लोगों ने डिराइव किया है ना, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे पाया है। तो मैं अभी आता हूं, पहले नोट कर लो इसको। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, है ना। इसको नोट कर लो। डेल्टा थीटा लिख सकते हो यहाँ, डेल्टा थीटा। अगर डेल्टा थीटा पॉजिटिव होगा यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा, डेल्टा थीटा निगेटिव होगा तो रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा। ये फॉर्मूला जल्दी से लिख लीजिए सभी कोई, रेसिस्टिविटी में भी और रेसिस्टेंस में भी, दोनों के लिए लिख लीजिए। हो गया सर। अच्छी बात, पूरा नोट कर लिया। 1 मिनट। हाँ करो, जल्दी से करो, मैं भी 1 मिनट सांस ले लूं। देव क्लियर है बेटा? अर्पित? यस सर। चलिए, ये फॉर्मूला तो बताया होगा आप लोग के स्कूल में। हाँ जी बोलो, रितिका, ये फॉर्मूला बताया बेटा? सर याद नहीं है, हम 2 दिन एब्सेंट हो गए थे ना अच्छा चलो, हो सकता है उसी में सारा पढ़ा दिया हो उन्होंने, शायद। है ना। चलो कोई नहीं, हो सकता है बताया हो सारी चीजें। आप एब्सेंट हो गए तो आप कैसे कह सकते नहीं बताया नो हो? सर, ओम्स लॉ जो आप पढ़ाए ना वो नहीं हाँ। पढ़ाया है सर वैसा। अच्छा कोई नहीं, वैसा पढ़ाना अलग बात है, लेकिन हो सकता है कुछ बातें बताया होगा सर ने। चलिए कोई नहीं, पर उसको प्रिपेयर कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए नोट कर लीजिए, यहां तक हो गया। सुजल क्लियर है बेटे? यस सर। चलिए पीयूष? यस सर। ओके, इसको मैं रफ कर रहा हूं। द्रोण, ये बात आपको क्लियर है जो हमने डिस्कस किया? यस सर। ओके दैट्स फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने पाया कि जो चेंज इन रेसिस्टेंस होता है, डेल्टा आर जो होता है, डेल्टा आर द रेसिस्टेंस में जो फर्क पड़ता है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, है ना। दैट इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा थीटा। थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? टेम्परेचर रिप्रेजेंट, है ना। टी से भी आप लिख देते हैं, कैपिटल टी लिख देते हैं, टेम्परेचर लिख देते हैं, कुछ भी लिख दो, थीटा से भी लिख सकते हैं, है ना। T2 माइनस T1 या फिर θ2 माइनस θ1, दोनों चलेगा, है ना, वो चीज। तो आपको, एंड दिस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द R नॉट, या R जो हो जाएगा जो रेसिस्टेंस। तो मान लो R एट जो भी टेम्परेचर है, तो R1 मान लो इनिशियल रेसिस्टेंस, जो स्मॉल चेंज के लिए बात होता है ना। अब इसी का
जो है आप इंटीग्रेशन वगैरह भी हो जाता है, लीनियर है तो लीनियर लेंगे, ज्यादा उस पर बात नहीं करेंगे, है ना। तो डेल्टा आर जो हो जाएगा, डेल्टा आर विल बी इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू R1 डेल्टा थीटा। सो डेल्टा आर विल बी आया गया, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया उसका नाम दिया गया अल्फा, तो अल्फा R1 डेल्टा थीटा। तो यहाँ अल्फा क्या है, दिस अल्फा इज कॉल्ड थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। क्वेश्चन में दिया रहता है, अगर इस पे क्वेश्चन पूछेगा न्यूमेरिकल थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, ये चीज है। इज दैट क्लियर? और डेल्टा आर का मतलब क्या हो गया, R2 माइनस R1। डेल्टा आर का मतलब क्या हो गया, R2 माइनस R1। सो दैट इंप्लाइज R2 माइनस, हाँ बोलो। थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? टेम्परेचर। थीटा लिखा तो टेम्परेचर, लिखा तो बेटा टेम्परेचर, हाँ हाँ ठीक है ना। R2 माइनस R1 इज इक्वल टू अल्फा R1 डेल्टा थीटा। तो यहां से इधर चला जाएगा और R2 क्या आ जाएगा, फाइनल रेसिस्टेंस। R1 इधर जाएगा, कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। टेम्परेचर डिपेंडेंस देख रहे हैं, डेल्टा थीटा का मतलब θ2 माइनस θ1। सो दिस इंप्लाइज R2 इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस θ1। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए सर। हाँ बोलो। सर ये आपने लिखा है ना सर, डेल्टा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा। हाँ, उसके बाद सर आपने जो लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1, वो क्या है? बात कर रहे हैं, सेम चीज की बात कर रहे हैं, डेल्टा। सर डेल्टा R2 माइनस R1 होता है ना? डेल्टा आर होता है प्रोपोर्शनल टू R1, ये लिखो। सर R2 माइनस R1 जैसे होता है, तो R1 और R1 दोनों सेम ही है, दोनों साइड का नहीं, R1 सेम तो नहीं है, मैंने क्या बोला था, क्या R2, ये बताओ, अगर डेल्टा आर मैं कह रहा हूं तो R2 माइनस R1, मैं ये बात समझो, डेल्टा आर, ये तो नहीं कह रहा हूं R2 और R1 सेम है, मैं कह रहा हूं डेल्टा आर प्रोपोर्शनल टू R1, इक्वल टू R1 नहीं लिखा है मैंने, ओके। प्रोपोर्शनल लिखा है ना बेटा, इक्वल थोड़ी लिखा है, प्रोपोर्शनल लिखा है, समझे। यस सर। अब तुम ये सोचो, जिसका रेसिस्टेंस 100 ओम है, जिसका रेसिस्टेंस 100 ओम है, उसका टेम्परेचर अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो ज्यादा बढ़ेगा उसका रेसिस्टेंस। यस सर। लेकिन जिसका रेसिस्टेंस 1 है, उसका उतना ज्यादा थोड़ी बढ़ेगा। मान लो 10 है, तो 100 ओम वाले में 10% बढ़ेगा तो कितना, बोलो। 100 ओम का 10% रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, बताओ बेटा। देर यस सर। 100 ओम, ध्यान से पहले क्वेश्चन सुनिए, 100 ओम का 10% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, पहले ये बताओ। 100 ओम का 10% कितना हुआ, 10 ओम। 10 10% बढ़ेगा तो कितने से बढ़ेगा, 110। 110 हो जाएगा ना, वही तो पूछ रहा हूं कि 100 ओम में अगर 10% बढ़ गया, 10% बढ़ गया कितना हो जाएगा, बताओ। 110 ओम। 110 ओम नहीं हो जाएगा, यस सर। यानी कि डेल्टा आर कितना हो गया, 10 ओम हो गया। अगर मैं 1 ओम ही लेता हूं, 1 ओम में अगर 10% बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बताओ। अगर 1 ओम 10 ओम हो जाएगा। बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 1.01 ओम हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ पे डेल्टा आर कितना हो गया, 0.01। तो बताओ 1 में डेल्टा आर कितना है, 0.01। 100 में डेल्टा आर कितना है, 10 नहीं 0.01 नहीं होगा, 0.1 होगा, 0.1 होगा ना, 10% लिया है, 1 नहीं लिया है, 0.1 बात होगा, सही है सर, वही है ना, 0.1 होगा। वो बच्चे ने बोल दिया था 0.01, मैंने भी लिख दिया, चलो कोई नहीं, ठीक है बेटा। 10% ले रहे हैं ना, तो 1 का 10% 0.1, तो
डेल्टा आर हो गया 0.1। 0.1। अब तुम बताओ कि दोनों में इंक्रीमेंट परसेंट का ही है, प्रोपोर्शनल है ना, यस सर। लेकिन ज्यादा किस में है? तो पहले वाले में। क्यों? क्योंकि तो इसमें 100 था, यानी कि डेल्टा आर इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू R1। समझा? हाँ सर। मैं ये कह रहा हूं, ये थोड़ी कि बराबर है, ये R1 R2 बराबर थोड़ी है। यहाँ पे भी R2 माइनस क्या हो गया, R2 माइनस R1 हो गया 10 ओम, और यहाँ के लिए अगर R2 माइनस R1 देखेंगे, यहाँ हो गया 0.1 ओम, है ना। लेकिन यहाँ पे R1 क्या था, R1 था 100, R2 है 110। यहाँ R1 कितना है, यहाँ पे R1 था 1, तो R2 हो जाएगा 1.1। दिख रहा है? 1.1 सर। समझे? हाँ सर हाँ। यानी कि डेल्टा के प्रोपोर्शनल होगा, चेंज इन टेम्परेचर के भी और इनिशियल रेसिस्टेंस के भी, है ना। हाँ सर समझ गए। ऐसा तो नहीं कि 1 ओम वाले का बढ़ के 10 ओम हो जाएगा, इतना ज्यादा थोड़ी बढ़ जाएगा। ओके, यस सर। है ना, वो चीज है, इसीलिए कहें। तो यहाँ ये आ गया, तो फॉर्मूला ये आया। इज दैट क्लियर? बताओ। यस सर ठीक है। हाँ चलो, अच्छी बात है। सर सर वो मिट जाएगी, लिखना है। वो मैं नहीं मिटा रहा, बस एग्जाम्पल जो लिया था वो मिटा रहा हूं। इज दैट क्लियर? चलिए, टेम्परेचर डिपेंडेंसी हो गया, है ना। यहां पर आप चाहो तो लिख लो, बाद में इसके नीचे लिख लेना, जगह नहीं है तो यहां पर मैं नहीं लिख सकता। हियर R1 इज रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर या कंडक्टर, कंडक्टर कह लो या रेसिस्टर कह लो, या रेसिस्टर कह लीजिए, एट θ1 टेम्परेचर, है ना। और R2 क्या हो जाएगा, इज रेसिस्टर एट θ2 टेम्परेचर। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अल्फा पॉजिटिव होता है, अल्फा निगेटिव नहीं है ना। कंडक्टर के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, सेमी कंडक्टर के लिए निगेटिव होता है, तो वो पता भी नहीं है आपको। सेमी कंडक्टर डोंट याद रख लीजिएगा, चाहिए तो। सेमी कंडक्टर की रेसिस्टेंस घटती है, टेम्परेचर बढ़ाने से सेमी कंडक्टर का रेसिस्टेंस घटता है। सुन लिया आप लोगों ने? कंडक्टर का बढ़ता है, सेमी कंडक्टर जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, जो सेमी कंडक्टर जिससे चिप वगैरह मटेरियल का रेसिस्टेंस घटता है टेम्परेचर बढ़ाने से। क्यों? क्योंकि सेमी कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो भाई कॉलिजन तो होगा के बीच में, तो रिलैक्सेशन टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, इसीलिए। तो वहां पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के बढ़ने का फैक्टर ज्यादा डोमिनेट करता है सेमी कंडक्टर में। और इंसुलेटर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, इंसुलेटर्स में, नॉन कंडक्टर्स में तो फ्री हाँ, इलेक्ट्रॉन सर। ही नहीं होते हैं। तो तुम टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनको, उनका रेसिस्टेंस ऐसे ही हाई होता है, उनको क्या तुम चेंज करोगे टेम्परेचर बढ़ा के, समझे? नेग्लिजिबल चेंज, यस सर। वो चीज है। तो Yes. नोट में ये बात लिख लो सभी कोई। वैसे इसका यूज आप लोग को नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी लिख लो, है ना, कि ऑन द रेसिस्टेंस ऑफ सेमी कंडक्टर्स डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। कंडक्टर के लिए ये रहा, कंडक्टर या रेसिस्टर के लिए ये रहा, है ना। रेसिस्टर्स बेसिकली कंडक्टर्स ही होते हैं, एलॉयज होते हैं या कोई कंडक्टर होता है, उन्हीं से बना होता है ना। द रेसिस्टेंस ऑफ resistance material decreases on increase of temperature, increase of temperature. Is that clear? The resistance of semiconductor decreases Yes, sir. on increase of temperature. चलो, इस बात को भी एक नोट, कभी काम आ जाए तो अच्छी बात है। 12th वाले पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर चैप्टर, लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 जब आपका चलेगा, सेमीकंडक्टर पढ़ोगे। अब देखते हैं, कहीं कोरोना के चक्कर में वो चैप्टर उसको किसी चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है ना।
तो हो सकता है सेमीकंडक्टर हटा दे, और जब आप इंजीनियरिंग वगैरह है ना, लेकिन तब आपको इस बात कि आर के सर से हमने सेमीकंडक्टर नहीं पढ़ा है ना, देखा जाएगा, अगर मौका मिलेगा तो मैं पढ़ा दूंगा, भले सिलेबस है ना। चलिए देखते हैं, ऐसे भी सेमीकंडक्टर आधा कर दिया है, आधी चीज तो इस साल पहले ही हटा दिया था वगैरह, और हो सकता है कि कोरोना के चक्कर में इस साल सेमीकंडक्टर रिमूव कर दे 12th के सिलेबस से, चांस है जो मैं समझता हूँ। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, करंट, इस तरह के चैप्टर को रिमूव कर सकता है। सिलेबस तो कम करेगा ही आप लोग तो का। जो चीज पढ़ लिए वो नहीं ना हटातेगा बेटा ये सब हटाएगा फिर सिलेबस में क्या रखेगा, ये तो शुरू की चीज है, इसको कोई नहीं हटा, मैग्नेटिज्म तक कोई नहीं छेड़ेगा, समझे, मैग्नेटिज्म तक कोई सिलेबस को नहीं छेड़ेगा, उसके बाद ही छेड़ेगा। मे भी ऑप्टिक्स हटा दे, और ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ना, लेकिन सीबीएसई वाले को फर्क क्या पड़ता है, हटाना है कुछ भी उड़ा दो, है ना, नहीं हटाएगा। खास करके करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक हटा दिया। 12th के कुछ बच्चे तो बस यही पढ़ते हैं, यही अच्छे बच्चे होते हैं, बस यही आता है उनको, और ऑप्टिक्स नहीं, ऑप्टिक्स के बेसिस पे बच्चे पास होते हैं, ऑप्टिक्स बहुत टफ नहीं होता है ना। मॉडल से हो सकता है मे भी न्यूक्लियस वगैरह हटा दे, कुछ कर दे, है ना, देखते हैं, समझे। लास्ट के टॉपिक ही हटाएगा, शुरू के हटाना तो ऐसे भी बेवकूफी है, बच्चे लोग पढ़ के रखते हैं, और इनको हटा दिया तो कोई चैप्टर समझोगे, करंट नहीं आएगा तो आगे का चीज तो नहीं समझ लोगे, तो ऑब्वियस सी बात है, दिस इज इलॉजिकल टू रिमूव दिस चैप्टर्स, सो डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए हो गया नोट, यस सर। ये फॉर्मूला रखना इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो टेम्परेचर मैंने आप लोग को सिखा दिया, मैंने कंडक्टर के ऊपर भी बता दिया कि जो अच्छा कंडक्टर होगा उसकी रेसिस्टेंस कम होगी, रेसिस्टिविटी कम होगी। अच्छा कंडक्टर का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम ज्यादा होगा, स्मॉल वॉल्यूम ज्यादा होगा। हाँ, और टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, कंडक्टर या रेसिस्टर की रेसिस्टिविटी घटती है, सेमी कंडक्टर की रेसिस्टिविटी बढ़ती है ना, वो चीज है। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं, रो एल बाई ए, इसको समझते हैं। V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, V क्या है, वोल्टेज है। जैसे मान लो रेसिस्टर का सिंबल क्या होता है, सिंबल, सर्किट है ना भाई, का सर्किट नहीं है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ध्यान रखिएगा। सर्किट सिंबल ऑफ रेसिस्टर, रेसिस्टर तो नाम हुआ है ना, जो बॉडी है, जो डिवाइस है, उसका नाम है रेसिस्टर, उसकी प्रॉपर्टी होती है रेसिस्टेंस, है ना, समझे। ओके, रेसिस्टेंस उसकी क्वालिटी हुई, फिजिकल क्वांटिटी, और रेसिस्टर नाम हुआ। तो सिंबल फॉर रेसिस्टेंस, सिंबल क्या होता है, ये सिंबल होता है, देखो कोई जरूरी नहीं है कि कितना, कोई बच्चे ऐसे बना देते हैं बहुत सारा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है ना। ये नहीं कि सब 3 बारी बनाएंगे कि 4 बनाएंगे, ये सब टेंशन मत लो, कुछ भी बना दो सब सही है ना। बहुत लंबा भी मत बनाओ, कई बच्चे ऐसे बना देते हैं, है ना, बनाते जाते हैं, भाई हाथ रोक लो, इतना लंबा भी क्या जरूरत है। ठीक है, इतना लंबा मत बनाओ, सर्किट में रेसिस्टेंस थोड़ा छोटा दिखाओ, 3-4 बार दिखाओ, काफी है ना। ये रेसिस्टेंस का सिंबल हुआ, क्लियर है, बोलो। यस सर। रेसिस्टेंस का सिंबल हुआ। रेसिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है। अब यहाँ पे रूल जानिए, करंट किधर बहेगा, करंट किधर भी बह सकता है रेसिस्टेंस में, करंट फ्लो करेगा रेसिस्टर में, है ना। बैटरी में क्या होगा, बैटरी का बाद में बात करेंगे। रेसिस्टर में जिधर भी करंट फ्लो करेगा, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा उस डायरेक्शन में वोल्टेज क्या होगा, है ना, जिस डायरेक्शन, क्योंकि करंट कैसे फ्लो करता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, है ना, ये चीज है। तो ये हो गया सिंबल ऑफ रेसिस्टर हो गया। पहले तो हम रेसिस्टर के बारे में जान लें, रेसिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। रो की मतलब, रो क्या है, रो इक्वल टू 1 बाई सिग्मा, तो ऐसे भी लिख सकते हो कि आर इक्वल टू बाई सिग्मा ए, जहां पे सिग्मा कंडक्टिविटी हो गई, रो रेसिस्टिविटी हो गई,
ये बात आपको पता है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, है ना। बट बिफोर गोइंग टू क्वेश्चन लेट अस नो एसआई यूनिट ऑफ एसआई रेसिस्टेंस। सबके यूनिट को जान लेते हैं। रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? ओम, OHM। सिंबल इसके लिए क्या यूज करते हैं? ये यूज करते हैं, ओम, कैपिटल ओम, है ना। ओमेगा, ओमेगा है ये भी ओमेगा होता है, W जैसा। इसको क्या कहते हैं? स्मॉल ओमेगा, है ना, स्मॉल कैपिटल ओमेगा। ओमेगा, है ना। एंड दिस इज कैपिटल ओमेगा, ग्रीक लेटर है। जैसे ABCD में होता है ना, ये W जैसा दिखता है ओमेगा, स्मॉल ओमेगा। ये हो गया कैपिटल, या बिग ओमेगा कह लो। वैसे ओमेगा मतलब लाइट होता है क्या? नहीं बेटा, कुछ नहीं, मुझे पता नहीं, मैं देख लेता हूँ अगर आपने पूछा है तो। तब तक आप लोग नोट करो। वैसे जैसे हमारे लैंग्वेज में, जैसे हिंदी में हम बोले, हिंदी में तो हमारा है ना, संस्कृत में ओम वर्ड है, ओम, है ना। उसी तरह से वहां पर जैसे उर्दू में आमीन, है ना। तो ग्रीक में ओमेगा, ओमेगा वो लोग जनरली जो है ना रिलीजियस वर्ड यूज करते हैं, है ना, स्पिरिचुअल वर्ड सिंबल को। तो ओमेगा का जो सिंबल है, प्रोनाउन, है ना। आप कहोगे सब एक जैसा दिखता है, आमीन, ओम, ओमेगा। तो भैया हम इंसान तो सब एक ही है ना, सब एक ही है। जगह बदलने से क्या होता है? कहीं भोजपुरी हो जाता है, कहीं अवधी हो जाता है, कहीं मराठी हो जाता है, कहीं गुजराती हो जाता है। लैंग्वेज तो थोड़ा एक ही जैसा होता है ना, है ना। बहुत ज्यादा वेरिएशन आसपास के रीजन में नहीं होता है। हाँ, नॉर्थ से साउथ चले जाओगे तो बहुत वेरिएशन होगा, है ना। लेकिन तुम्हें ऐसा कोई नहीं मिलेगा कि एक गांव का लोग अपने बगल वाले गांव का लैंग्वेज नहीं समझता हो। तुम जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाओ, जम्मू कश्मीर के गांव वाला लोग अपने बगल वाले शहर का लैंग्वेज समझेगा, वो अपने बगल वाले लैंग्वेज समझेगा, वो अपने बगल वाले शहर का लैंग्वेज समझता होगा। इस तरह से आप चलते जाइए, हर एक शहर वाले अपने बगल वाले शहर का लैंग्वेज समझते होंगे। थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाता है। लेकिन अगर आप बोलेंगे जब हर एक शहर वाला का समझता होगा, तो क्या जम्मू वाला कन्याकुमारी वाले का समझता होगा? नहीं समझता होगा, क्योंकि वहां तक जाते जाते बहुत चेंज हो गया है, समझे। वो चीज है। तो दैट्स द नेचर, है ना, वो चीज तो होता है। तो वही चीज है, अलग अलग लैंग्वेज, लिखने का तरीका, है ना। तुम देखोगे मराठी लिखने का तरीका, गुजराती लिखने का तरीका, गुजराती लिखने का तरीका थोड़ा, मराठी थोड़ा और कम मिलता है ना, थोड़ा ज्यादा दूर हो गया ना यूपी साइड से, है ना, इसीलिए। तो वो चीज, तो सर लैंग्वेज ओमेगा ऐसी मतलब लास्ट है। हाँ, ओमेगा का मतलब लास्ट। लास्ट, लास्ट वही तो है। लास्ट का मतलब क्या होगा? जो एंड है ना। अंत। अब जैसे हम अपने रिलीजन में कहते हैं हु इज एंड, एंड किसको मानते हैं? गॉड को। अब गॉड के लिए हम क्या यूज करते हैं? ओम यूज करते हैं ना, है ना। तो ओम ऑल्सो द अल्टीमेट ट्रूथ, है ना, मीन्स लास्ट। तो ओमेगा इज ऑल्सो लास्ट। चलिए, बाकी हमें रिलीजियस चीजों पे नहीं जाना है, हमें इस पे जाना है। इतना टाइम इसको पढ़ने में लगाना पड़ता है ना, बल्कि कम नहीं लगाना पड़ता है जो वहां जाएंगे। चलिए, तक समझ गए। तो कैपिटल ओमेगा से डिनोट करते हैं, है ना ये। अब आपको अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ रो, देखो ये स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का यूनिट। तो यहां से पर स्पेसिफिक मीटर। रेसिस्टेंस हो जाएगा RA/L हो गया ओम। R क्या हो गया? ओम। A हो गया मीटर स्क्वायर बाय, ओम मीटर होगा ओम सर। मीटर। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका ओम मीटर। मीटर। ओम मीटर, यानी कि इसको क्या यस पढ़ेंगे? सर। ओम मीटर पढ़ेंगे। Ohm is रेसिस्टिविटी। called specific resistance. So this is resistance per resistance into cross sectional area per unit length, है ना। तो इसको हम रेसिस्टिविटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो रेसिस्टिविटी का रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। अगर मैं A को 1 रख दूं, ध्यान से सुनो, A को अगर 1 रख दूं तो क्या हो जाएगा? R/L, यानी कि रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जाएगा। बोलो, हो जाएगा बेटा? अरे सुजल, समझा इसको? यस सर। क्या बेटा? यस सर। अपेत, यस सर, समझ गया। सुकन्या, Yes, sir.
द्रोण, Yes, sir. आयुष, Yes, sir. टीका, यस सर। राघव, देखो बेटे, तो यहां पर आप क्या देखोगे कि हम रेसिस्टिविटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। रेसिस्टिविटी रो है ना, सो द रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, अलग अलग कंडक्टर के लिए अलग अलग होगा, है ना, ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिट लेंथ, याद रखना, पर यूनिट लेंथ ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया is called resistivity और specific resistance। specific resistance, तो ये सब बात समझ रहे हो और याद भी कर ले आप लोग अच्छे से, समझा? चलो, so I hope that resistance and specific resistance both are clear. Now let us do some questions based on rho L by A. Rho L by A, एक बात याद रखो, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कंडक्टर का सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, यानी कि टेम्परेचर फिक्स रखेंगे, टेम्परेचर में चेंज नहीं किए हैं तो कंडक्टर का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस नहीं चेंज करेगा, यानी कि एरिया या लेंथ चेंज करने से नहीं करेगा, है ना। तुम 2 मीटर ले लो या 1 मीटर ले लो या 4 मीटर ले लो या आधा मीटर ले लो, पर यूनिट लेंथ तो सेम ही रहेगा, है ना। Yes, sir. पर यूनिट लेंथ तो सेम रहेगा, है ना, वो चीज है। हमें रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा। रेसिस्टेंस देख लो किस पे डिपेंड करेगा, रेसिस्टेंस होता है रो एल बाई ए, तो रो पे भी डिपेंड करेगा, एल पे भी और ए पे भी डिपेंड करेगा, यानी कि मोटे कंडक्टर का, देखो मोटा कंडक्टर मतलब एरिया बढ़ा देंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये एरिया नहीं है, ए क्या है, मैं फिर से लिख देता हूं फॉर्मूला, इक्वल टू रो एल बाई ए। सो एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर and A equal to cross sectional area of conductor, cross sectional area of conductor। and resistivity के बारे में तो बहुत बार बता चुका है, अब उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, अब प्रॉब्लम देखते हैं इस पे। नोटेड डाउन हो गया बेटे सबका? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात, यहां तक आप लोग कर लीजिए। ये नोट कर चुके हो, ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ, एक मिनट। हाँ ये किसका यूनिट है, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, हाँ बिल्कुल, रो, है ना। लो सिग्मा का क्या हो जाएगा, सिग्मा का इसका उल्टा हो जाएगा, है ना, सिग्मा का उल्टा हो जाएगा। कंडक्टिविटी भी एक होता है जैसे, और कंडक्टिविटी तो समझ गया, रेसिस्टेंस की तरह कंडक्टेंस भी होता है, रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, तो रेसिस्टेंस का उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल कंडक्टेंस, समझा। तो उसके भी यूनिट वगैरह देख लेते हैं, कंडक्टेंस क्या होता है डिफाइन कर लो। है ना, ब्लर आ रहा है, रिकनेक्ट करिए आ जाएगा बेटा, है ना, थक गया मोबाइल। ओके 15 मिनट और पढ़ेंगे, रिकनेक्ट करो, कम ऑन, हाँ 15 पढ़ेंगे अभी कम से कम। कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, सीधे सीधे लिख दो, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस
इज कॉल्ड कंडक्टेंस। यानी कि कंडक्टेंस को सी से डिनोट करते हैं, है ना। कंडक्टेंस को किससे डिनोट करेंगे? तो सी विल बी इक्वल टू, हाँ बोलो। नहीं सर बोले थे एक्सेप्ट। हाँ कर लिया बेटा, है ना। कंडक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? सी से। सो दैट इज 1/r। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। इसका यूनिट भी क्या हो जाएगा? 1/r है तो यूनिट हो जाएगा ओम टू द पावर। देयरफॉर यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, है ना। ध्यान से देखना, यहाँ पे भी आपको याद करना होगा एक बात। SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? 1 अपॉन रेसिस्टेंस है तो ओम टू दी पावर -1, -1 होगा सर। ओम का पावर -1। अब इसको एक नया नाम देते हैं, मो, MHO। इसको क्या पढ़ते हैं? मो। ओम का रेसिप्रोकल को क्या पढ़ते हैं? मो। ओम को उल्टा लिख दिया ना, OHM, है ना। आप कहोगे ऐसा क्यों लिखा? लिखने वाला यूनिट रखने वाला रख दिया, एक्सेप्टेड है तो हम भी मान लेते। मो का मतलब कुछ नहीं है। ओम वाज ए साइंटिस्ट, मो वाज नो वन। ओम वाज बट मो कोई नहीं था, है ना। किसी को मन किया होगा तो उसने लिख दिया होगा तो प्रचलन में चल गया, है ना। ट्रेडिशन में चलता आ रहा है, लोग कहते हैं। तो कभी आपको रहे कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, तो मो भी कह सकते हो। ओम टू दी पावर -1 को ही मो लिखा जाता है, समझा। ओम को पीछे से पढ़ेंगे वही आएगा। हाँ वो करते हैं रेसिप्रोकल वाले में, है ना। 1 है ना, 1 अपॉन ओम को मो कहते हैं, ओम टू दी पावर -1 को, समझा। चलो उसी तरह से कंडक्टिविटी का भी यूनिट हो जाएगा, तो वो सब अब रहने दो, नहीं पूछता कोई। अब आप समझ रहे हैं। रो L/A पे क्वेश्चन देखते हैं। राइट डाउन अ क्वेश्चन। सर 10th में भी था ये सर। हाँ बिल्कुल 10th में भी था, है ना। समझा। चलो एक क्वेश्चन लिखो। 2 resistors, क्वेश्चन नंबर 1, of 2 resistors R1 and R2 are made of same material. सेम मटेरियल का मतलब क्या हो गया? रो सेम हो जाएगा ना, है ना। हाँ सर रो सेम हो जाएगा। रेजिस्टेंस या Yes, sir. कंडक्टेंस सेम हो जाएगा, है ना बेटा। कंडक्टिविटी, सॉरी स्पेस, कंडक्टिविटी या रेसिस्टिविटी सेम हो जाएगा। यस सर। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, है ना। कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। तो सेम मटेरियल, इफ देयर लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया सर मेडअप ऑफ सेम मटेरियल के बाद क्या बोले? यहां देखो ना, लिख रहे हैं इफ देयर लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल वीडियो पॉज एरिया हो गया है। are in the ratio of 1:2 each, यानी कि लेंथ का भी रेशियो 1:2 है और क्रॉस सेक्शनल एरिया का भी रेशियो 1:2 है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ R1 एंड R2, यानी कि R1 R2 का रेशियो बताना है। बोलो बेटा, करो इसको, इजी क्वेश्चन है, इसको करो, कराएंगे। इस पे मैं असाइनमेंट भी भेज दूंगा, करो। बताओ क्या है आंसर? 1:2 ही ना होगा सर। बेटा सॉल्व किया या नहीं किया पहले ये बोलो। हवा में आंसर नहीं देना है, सॉल्व करके देना है ना। होगा जो भी होगा वो सॉल्व करेंगे ना,
R1 क्या हो जाएगा, रो तो दोनों का सेम होगा क्योंकि तो रो L1 बाई A1, R2 क्या हो जाएगा, रो L2 बाई A। समझा? अब रेशियो लो, R1 एंड R2 का रेशियो चाहे R1 बाई R2 करो और देखो क्या आएगा मेरा बेटा। समझा? करो, क्या आ जाएगा R1 बाई R2, तो कट जाएगा, बचेगा L1 बाई A1 डिवाइडेड बाई L2 बाई A2, यही ना बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L1 बाई L2 सर 1:1 बना। A2 बाई A1 हो जाएगा। L1 बाई L2 क्या था, L1 बाई L2 R2 रिस्पेक्टिवली है ना, तो L1 बाई L2 1:2 है, तो 1/2, A1 बाई A2 है 1:2, तो A2 बाई A1 क्या हो जाएगा 2:1, तो 2 क्या आ divided जाएगा 1 1:1 आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा बेसिकली। समझ में आया बेटा? ड्रोन क्लियर है बेटे? यस सर। हाँ, तो सॉल्व करके निकालना है मेरा बेटा, गेस नहीं करना है। न्यूमेरिकल में कभी गेस वर्क नहीं करना है, गेस तो कहीं नहीं करना है। न्यूमेरिकल है तो क्या करना है, सॉल्व करना है। थ्योरेटिकल है तो क्या करना है, कॉन्सेप्ट लगाना है। गेस करके आंसर नहीं आएगा, समझा? ओके, चलिए क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, a conductor of length L and cross sectional area A has a resistance of R equal to 10 ohm। ठीक है, a conductor of length L and cross sectional area A has a resistance of 10 ohm, है ना? What will be resistance of a conductor of same material whose cross sectional area is A/2 and length is 2L। चलिए करिए, सॉल्व करिए इसको। ठीक है बेटा, अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ R इक्वल टू 10 ओम। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ सेम मटेरियल, जो ये मटेरियल है, मटेरियल सेम है यानी कि रेजिस्टिविटी सेम है ना? whose cross sectional area is A/2 and length is 2L। बोलो, come on tell me। बताओ बेटा। सेम सर होगा 40 सर। आ गया, 40 आ गया। 40 इज द करेक्ट आंसर। सेम नहीं होगा, करके देखो, ध्यान से देखो, क्वेश्चन इज द करेक्ट आंसर। सुजल हैज गिवन राइट आंसर। ध्यान से करिए बेटे, प्लीज सॉल्व इट। हाँ यस सर 40 होगा। हाँ, जल्दीबाजी नहीं करना है, सावधानी गई दुर्घटना हुई, समझे? 40 आया सबका? आ गया 40?
चलो ठीक है, देखो बेटा, एक और क्वेश्चन देखिए। इसमें देखो क्या हो जाएगा, दूसरा रेसिस्टेंस मान लो R2, R2 क्या हो जाएगा, रो तो सेम है, लेंथ हो गया L/2, 2L सॉरी लेंथ हो गया 2L और 2L एरिया हो गया A/2। हम भी सर वही गलती किए थे सर, L/2 ले लिए थे गलती नहीं से। नहीं नहीं, वो मैंने देखा नहीं ना। चलो ठीक है, तो गलती नहीं करना है ना। तो वो चीज, तो ये क्या हो जाएगा 4 रो L/A और इसका हो जाएगा 10 ओम हो 10 जाएगा, तो 40 ओम हो जाएगा, है ना, ये R हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और लिख लो, होमवर्क में कर लेना, एक क्वेश्चन और लिख लो। हाँ बोलो। सर वैसे हमें केजी पीके एग्जाम में 10 तक का ही आएगा ना ये इलेक्ट्रिसिटी वाला तो। हाँ तो ये तो नहीं, 10th से थोड़ा लेवल क्वेश्चन का अच्छा हो जाता है मतलब ना। कंसेप्ट तो 10th वाला ही लगेगा ना। सब 10th वाला लगेगा, लेकिन एक टेम्परेचर वगैरह पूछ देता है ना। वहां पे एक लाइन लिखा हुआ है, लेकिन वहां पे डिटेल में पूछ देता है बेटा, ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, समझा। अच्छे से प्रैक्टिस रहेगा तो वहां पे ओरली बना जाए, स्विच पैरेलल कॉम्बिनेशन, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये सब। तो बस वो आगे जो क्लास करेंगे ना, ओम्स लॉ, सीरीज पैरेलल और व्हीटस्टोन, बस उतना ही आएगा, उसके बाद आपको नहीं करना है। वहां तक होने के बाद आपको ये क्लास नहीं करना है, ठीक है, ये पूरा चैप्टर आपको नहीं करना है, ठीक है बेटे। चलिए मैक्सिमम नेक्स्ट वीक और उसके एक वीक और मैक्सिमम हो गया, 3 से 4 क्लास और करना है आपको, खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। और इससे क्वेश्चन अच्छा खासा पूछता है, 3-4 क्वेश्चन पूछ देता है 20 में से, समझा। तो मैं चाहता हूं इसमें से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो आपका, और अगर पढ़ लोगे जल्दी जल्दी बन जाएगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, अ डक्टाइल कंडक्टर of resistance 21 ohm is stretched to twice its original length, है ना। if of do not changes, then calculate the resistance of the stressed conductor, ठीक है। ये सब तो पूछेगा, क्वेश्चन लिख लीजिए, करके मुझे भेज दीजिएगा, ओके। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे बेटे, ठीक है बच्चों, कर लो सर। बेटा इसको। यस सर।